जब निर्भया कांड हुआ था तब पूरा देश मनोज भाई वगैरह सब लोग उसके साथ खड़े हुए थे। पूरे देश ने कहा हाहाकार मच गई थी। आप टीवी देखिए, पेपर देखिए, आज कितने निर्भया कांड हो रहे हैं, लेकिन हमारा जमीन सो गया। मैं तो ये कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटी को बचाकर बेटी को पढ़ाएं तो क्या होगा अगर उन पर शोषण किया जाएगा। हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि लड़के हैं बहक जाते। इस शब्दों से कोई मायने नहीं रखता, हमारी संस्कृति नहीं रखती। हमें कुछ लोगों ने रोका कि इस विषय को लेकर चलोगे तो विरोध होगा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। और सबसे ये बात मैंने बता दिया था कि विरोध की बात हो रही है, लोगों ने कहा करो। तो आज कितने निर्भया कांड हो रहे हैं, लेकिन हम सब मौन हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरे निगाह में तभी सार्थक होगा जब हम अपने बेटों को संस्कार देंगे। तिवारी जी जानते हैं, मनोज भाई भी जानते हैं, जो पुराने एजेड है वो जानते हैं कि पहले गांव भर की बेटियां किसी की भी हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, वो सबकी बेटी होती थी। सब उसके सम्मान के लिए, उसकी इज्जत के लिए, मान मर्यादा के लिए तत्पर रहते कि हमारे गांव की बेटी है, हमारे जिले की बेटी है। लेकिन आज कल के डेट में सिकुटी थाने से एक व्यक्ति पकड़ा गया, पेपर पढ़ा होंगे, जो अपने ही बेटी से 9 महीने से दुराचार कर रहा था। उसको नशीली गोलियां देकर के नशे में रखा। बनारस में FIR हुई, वो शायद एक काम करता है, कल पकड़ा गया। तो समाज में कौन सा रिश्ता ऐसा बचा जो दागदार होने से बचा? किस पर बेटियां विश्वास करें? तो हमें बेटियों को बचाने, बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार बच्चों को देना चाहिए। सारा दोष बेटियों पे थोप दिया जाता कि ये जरूर गलत है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला कौन था? उस पर कोई अंगुली नहीं उठता। वो एक लड़का था, लड़का जिसको हम संस्कार नहीं दिए। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी वीडियो लीकेज के मामले आए, सबसे बड़ी समस्या तो वीडियो वायरल कर देंगे। तो क्या वीडियो वायरल करने से केवल लड़की ही बदनाम हो? वो लड़का न बदनाम हो जिसके ने वीडियो बनाया है, जिसने वो वीडियो अपलोड किया है? तो समाज में ये विचारधारा ले जाने की आवश्यकता है। और इसके विषय में ज़्यादा, चूँकि एक दूसरे के विचारों को शेयरिंग करने के लिए बैठक यहाँ पर की गई है, तो मैं मनोज भाई से चाहूँगा कि वो मार्गदर्शन करें। बहुत किए हैं मार्गदर्शन, बहुत आंदोलन किए हैं, इनका बहुत अच्छा अनुभव है। हमसे ज़्यादा हम संस्थाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन इनसे सीखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग सबका स्वागत है आज की सभा में। आज का जो ये विषय है, ये वास्तव में बहुत दिनों से इस पर काम नहीं हो रहा था हमारे प्रयागराज में। यद्यपि पूरे देश में काम तो लगातार होता रहता है, समाज के लोग चिंतन करते रहते हैं अपने स्तर से, लेकिन समूह में आकर के एक साथ बैठने का अवसर कम आता है। तो ये अवसर माननीय शर्मा जी ने दिया है, जिसके लिए बधाई की बात नहीं कि आप लोगों ने ये सोचा कि एक अभियान चले, और जब तक कोई अभियान का रूप नहीं लेता है तब तक किसी भी कार्यक्रम की सफलता नहीं हो पाती है। उसी कड़ी में ये जो महिला स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भ समापन पर आपने सोचना शुरू किया, ये एक समीचीन विषय है आज का, क्योंकि आज सभ्यता जितना दूर तक आई है, आदिकाल से अब तक जितना दिख रही है इतनी ही सभ्य है, इतना ही है। और इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितनी कमियां हैं हमारी सभ्यता में। समाज हमारा पहले हो सकता है कभी बहुत अच्छा रहा हो, ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा हो, समरसता रही हो, बराबरी रही हो, और महिला हिंसा ना होती रही हो, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कभी वैदिक काल में ऐसा था। लेकिन आज के काल में, वर्तमान काल में उन सब
चीज़ों को हम केवल उदाहरण के रूप में ही देख सकते हैं। हकीकत में आज महिला हिंसा उसी रूप में है जैसा किसी बर्बर युग में रही होगी, उसी रूप में है। जैसे अभी कल आपने देखा होगा अखबार में उत्तराखंड का केस है अंकिता भंडारी का। अंकिता भंडारी की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया। जो एम्प्लॉयर थे, नौकरी देने वाला, उनसे दबाव में लेकर के अपनी शर्तों पर नौकरी कराना चाहता था। लड़की ने इनकार किया और लड़की की हत्या कर दी गई। तो इसके पीछे सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण है। हम दो स्कूल हैं हमारे पास, एक परिवार, एक विद्यालय, जहां हम शिक्षा दे सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हम अपने परिवार में लड़कियों के प्रति, लड़कों के प्रति किस तरह का वातावरण रखते हैं, कौन सी सीख देते हैं, और हमारे गार्जियन कौन सी सीख देते हैं कि बच्चे किस तरह से आगे बढ़ें और बच्चियां किस तरह से आगे बढ़ें। दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे संस्कृति में नर नारी संबंधों को बहुत अजीब ढंग से परिभाषित किया गया है। इतना अजीब ढंग से परिभाषित किया गया है कि लड़की लड़के कभी भी फ्रैंक होकर के इस पर निर्णय नहीं ले पाते। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी विद्यालयों में ये बात उठी थी कि सेक्स एजुकेशन, इसकी विद्यालय में शिक्षा दी जाए, इसमें कोई खराबी नहीं नज़र आ रही। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं, पढ़ने के रूप में लेते हैं, तो उसमें हमारा नज़रिया किसी रूप में विकृत नहीं होता। जब हम पढ़ाई से इधर सोचते हैं, हमारा बोध नहीं होता, हम रियलिटी नहीं जानते, तब फिर हम दूसरा सोचते हैं। तो हमारा कहना है कि विद्यालयों में भी नर नारी संबंधों की चर्चा होनी चाहिए और फ्रेंकली होना चाहिए, और इसके मानदंड परिवार में भी तय होने चाहिए कि परिवार में कौन से संस्कार दिए जाएं बच्चों को, विद्यालयों में भी कौन से संस्कार दिए जाएं। ये कोई छिपा विषय नहीं है, कोई बिना नर नारी के संबंधों का संसार ही नहीं है। आदिकाल से इन संबंधों पर ही, चाहे कमानी को उठाकर देख लीजिए, जयशंकर जी ने लिखा है, पूरी नर नारी संबंधों पर उनकी कमानी का महाकाव्य ही लिखा हुआ है ना, जयशंकर प्रसाद जी का इरा श्रद्धा और मनु के संवाद आप उठाकर पढ़िए, तो उसमें नर नारी के संसार के ही संवाद हैं कि संसार को कैसे चलाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो उसमें भी नर नारी के संबंधों की मुखरता है। हमारे मनुष्यों ने इसको महसूस किया था, लेकिन कालक्रम में लोकतंत्र में शिक्षा का स्तर गिर गया है। कहना नहीं होगा कि हमारे विद्यालयों का स्तर गिर गया है, हमारे समाज का भी स्तर कहीं न कहीं नैतिक रूप से कमज़ोर हुआ है। कारण चाहे लोकतंत्र की कमजोरी हो, चाहे शिक्षा की कमजोरी हो। तो ऐसे स्थिति में हम लगातार ये चलाते हैं कि महिला हिंसा का अंत, एंड ऑफ द ऑल द वायलेंस ऑफ वुमेन, हर फेज पर महिला हिंसा का अंत होना चाहिए। जैसे कभी कहा जाता था कि लड़की जब छोटी होती है तो माँ बाप के सहारे होती है, फिर थोड़ा बड़ी होती है तो भाई उसकी रक्षा करता है, फिर उसके बाद पति उसका रक्षा करता है, फिर उसके बाद उसके बच्चे उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन आज जैसे शर्मा जी ने बताया कि सभी चरणों में नारी की रक्षा नहीं हो पा रही है, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे माता के रूप में हो। वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रमों का खुलना एक अजीब स्थिति है, जिसमें कि माताएं भर्ती होती हैं, उनके बेटे और बहुएं उनको वृद्धाश्रम में करके चले आते हैं कि यहाँ रहो। वो भी तो महिला हिंसा का एक रूप है, जिसके लड़का है, लड़की है, नाती है, पोते हैं, सब होने के बावजूद एक माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, वो भी एक हिंसा है। तो महिला हिंसा के विविध रूप हैं। उसमें ये जो स्वास्थ्य का स्वरूप है, एक मैंने उपन्यास पढ़ी थी, शायद महिला आंचल में था, उसमें लिखा हुआ था कि लड़की बीमार होती है जब तो कैसे संवाद होता है घर में, उस संवाद में था कि लड़की जात है, लोट को ठीक हो जाएगी, दवा क्या कराना। मुझे लड़की बीमार हुई, उसने कहा कि लड़की जात है, लोट पे ठीक हो जाएगी, इसकी दवा क्या कराना, समझ रहे हैं ना। तो ये एक भावना है कि लड़की है तो ठीक हो ही जाएगी, दवा कराओ या ना कराओ, ये इसको इम्यूनिटी पावर इसका पहले से बहुत ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति जो समाज में है, जिस समाज में कि लड़की को दवा नहीं कराना, लड़की को पौष्टिक आहार नहीं देना, लड़की को दूध नहीं देना, तो ये एक गलत स्थिति है, समाज की विकृत स्थिति है। हमको इन स्थितियों से भी लड़ना होगा, तभी तो महिला का स्वास्थ्य हम सुरक्षित कर सकते हैं। रही बात गर्भ समापन की, तो गर्भ समापन का कानून बना हुआ है। कानून के प्रति समाज में जागरूकता देने की ज़रूरत है, और
खासकर उनको जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उनको भी संवेदित करने की जरूरत है। संवेदना की कमी है। कई बार पैसे के लिए कोई नर्स ही गर्भ समापन कर देती है, पैसे के लिए। उन्होंने लोग चले गए, अज्ञानता में नर्स के पास पहुंचे, बाद में जीवन पर बनाई, लड़कियां मर जाती हैं। ठीक है, गर्भ समापन के समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं होता, प्रशिक्षित नर्स नहीं होती, ऐसे में मर जाती है। इसके क्यों इससे मृत्यु हो जाती है? और मृत्यु हो जाना, इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो दवा के गर्भ समापन के इलाज में अगर मृत्यु होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं, मर गई, किसी को सजा नहीं मिलती। तो इसके लिए एक कानून में ये अपराध होना चाहिए कि जो गलत गर्भ समापन करता है उस पर हत्या का केस लगे। अगर कोई नर्स या अप्रशिक्षित दाई इस तरह का कोई काम करती है और अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें हत्या का केस लगना चाहिए। और डॉक्टरों को संवेदित होना चाहिए कि किस तरह से हम सलाह दें, कितने महीने तक का गर्भ समापन होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए। और समाज में भी हमको ये जागरूकता लाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति ही ना आए कि गर्भ समापन की नौबत आए। ये भी एक बहुत बड़ा नैतिक मूल्य है कि गर्भ समापन समाज में बढ़े। इसको भी हम नहीं कह सकते गर्भ समापन बढ़े, गर्भ समापन हो ही ना, अपरिहार्य परिस्थितियों में ही गर्भ समापन की बात होनी चाहिए। और उन अपरिहार्य परिस्थितियों में केवल सुरक्षित डॉक्टर के द्वारा, स्किल्ड डॉक्टर के द्वारा निगरानी में गर्भ समापन होना चाहिए। क्यों? प्रसव तो आसानी से हो जाता है, लेकिन गर्भ समापन आसानी से संभव नहीं है। उसके लिए इंजेक्शन देना पड़ता है, तरह तरह से उसमें दिक्कतें आती हैं। जैसा कि मैंने डॉक्टरों से सुना है कि गर्भ समापन में बहुत सारे कृत्रिम प्रयास करने पड़ते हैं, वो नेचुरल नहीं है। और जो नेचुरल नहीं है उसमें तो अपार कष्ट होता होगा महिला को, और उसमें मृत्यु के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए समाज में संवेदना, डॉक्टरों में संवेदना। और एक बड़ी बात है, जो ये भ्रूण हत्या होती है, इसके लिए लड़की लड़का के लिए ये भी एक गर्भ समापन का बहुत बड़ा कारण है। तो लड़की लड़का बराबर है, इस बात को समाज में ले जाने की जरूरत है। नहीं तो लड़के की चाहत में लड़कियों का गर्भ समापन बिल्कुल अनचाहा गर्भ समापन, माँ नहीं चाहती, पिता चाहता है करा दिया, दादी चाहती है करा दिया, दादा चाहता है करा दिया, ज्यादा लड़कियां हो गई गर्भ समापन करा दिया, लड़की जांच करा के, पता नहीं जांच सही होती भी है कि नहीं है, उसमें तो मतलब क्या होता है जांच से। कई बार तो हमने ये भी सुना है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ये पता ही नहीं लगता कि लड़की है लड़का है। डॉक्टर लोग केवल गर्भ समापन करने के लिए, पैसा लेने के लिए बता देते हैं कि लड़की है तुम्हारी। ये भी एक स्थिति है, यहाँ भी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। और महिला स्वास्थ्य के लिए जरूरत यह है कि महिलाओं को पढ़ाना, पूरे क्षेत्र में महिला शिक्षा की बहुत जरूरत है। अगर महिला शिक्षित हो जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, रोजगार भी महिला को करना चाहिए। भारतीय समाज में क्या है कि महिलाओं को रोजगार से वंचित रखा गया कि ये कोई काम ना करे, इनके पास अगर काम नहीं करेंगे उनके पैसा नहीं होगा, जब उनके पास धन नहीं होगा तो बट नेचुरल है, जिसके पास धन होगा धन ना होने वाले का शोषण करेगा, है ना, दोनों दर्जे का मानेगा। तो महिला को भी आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, शैक्षिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। स्वास्थ्य तभी उसका सुरक्षित रहेगा जब उसका पैसा हो, वो स्वयं निर्णय ले सके। अगर निर्णय नहीं ले सकती तो स्वस्थ भी नहीं ले सकती, घर में दब के रहेगी तो स्वास्थ्य इससे भी कमजोर रहेगा, ये पक्की बात है। तो महिला पुरुष प्रकृति की बराबर की रचनाएं हैं, पूरक रचनाएं हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष बड़ा है या महिला बड़ा है। क्यों? अगर माँ न होती तो संतति ही ना होती, संसार में संतानें ही नहीं होती, तो माँ छोटी कैसे हो गई, किसी रूप में माँ कैसे छोटी हो गई। एक बात और हम लोगों ने एक बार सुना था कि पुरुष केंद्रित समाज और महिला केंद्रित समाज, पूरा विश्व में कहीं कहीं महिला केंद्रित समाज भी बना हुआ है। कायदे से समाज के केंद्र में महिला को ही होना चाहिए था। अगर बहुत सारे हिंसा रोकनी थी तो महिला को केंद्र में होना चाहिए और महिला पर आधारित परिवार बनना चाहिए। हम लोगों के यहाँ क्या है, पुरुष पर आधारित समाज बनाया गया और पुरुष प्रधानता इसीलिए है क्योंकि पैट्रनेज जिसको कहते हैं कि हम लोगों ने पुरुष समाज को पहले लिया और पुरुष के आधार पर ही समाज चला। महिला के आधार पर भी समाज चल सकता है। क्यों? डीएनए महिला का भी तो बच्चे में जाता है, ऐसा नहीं कि पिता का ही जाता है। डीएनए टेस्ट में तो महिला भी जांच करा सकती है मेरा बच्चा है कि नहीं है, तो डीएनए दोनों का रहता है। तो मेरा ये कहना है कि महिला केंद्रित भी अब तो खतौनी वगैरह में आ गया, कई जगह आ गया, महिला का नाम लिखा जाए, स्कूलों में भी आ गया, हाई स्कूल में, लेकिन ये पहले नहीं था। लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जमीनों में भी आ रहा है। तो पूरे समाज में महिला पुरुष में ये भेद नहीं होना चाहिए कि महिला के पास संपत्ति नहीं होना चाहिए, महिला के पास शिक्षा नहीं होना चाहिए, महिला दोयम दर्जे की है या महिला कमजोर है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये
दिमाग में चिंतन आ गया समाज के कि महिला बराबर की है, हर चीज़ इनका भी है उसी तरह जैसे हमारा है, तो इन समस्याओं का अंत अपने आप हो जाएगा और महिलाएं मुखर होकर के स्वयं ही खड़ी हो जाएंगी। जैसे अगर विधानसभा में 50% महिलाएं हो जाएं तो क्या आप समझते हैं कानून खराब बनेंगे? कानून बहुत अच्छे बनने लगेंगे। लेकिन हमारे लीडरशिप में 30% महिलाएं होती हैं, उनमें अधिक से अधिक 20%, 30%, कहीं कहीं 30% विधानसभाओं में, लोकसभा में, तो 10%, 20% महिला का होना ये बताता है कि अभी हम समाज में महिलाओं को स्थान 10% दे पाए, 20% दे पाए। तो महिला स्वास्थ्य